हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। कैसे आप सब? तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का एक और फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो इसी चैप्टर की बेटा चैनल पे डाली हुई हैं, तो आप जाके वो वीडियो जरूर देखिए। और अगर आपको दोनों क्वेश्चन नहीं समझ आए तो इस वाले वीडियो में आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि आज मैं करवाने वाली हूँ एक नई अप्रोच के साथ फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करा करो अगर आपको अच्छी लगती है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को जरूर लाइक किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना एक नया क्वेश्चन एक नई अप्रोच के साथ। तो हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो है, द ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट रजिस्टर्ड किया है। देखो इनकी रजिस्टर्ड कैपिटल 10 लाख की है, जिसका हमारा बैलेंस शीट P&L में कोई यूज नहीं है बेटा। ये बस हमें किस लिए यूज होती है? अपने नोट्स टू अकाउंट्स में लिखने के लिए। ठीक है। डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ विच 40 शेयर्स हैज बीन इशूड एंड फुल्ली पेड अप। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है। ठीक है। अब देखो हमारा जो अप्रोच होगी बेटा वो क्या होगी कि हमारे ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें गिवन है हम पहले से ही उसमें लिख लेंगे कि ये कौन कौन से हेड में जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपको ये जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्यों है बेटा ये? क्योंकि इसका जो डेट दे रखी है वो 1 अप्रैल दे रखी है, राइट। तो ये क्या है बेटा? ओपनिंग स्टॉक। आपको पता है ओपनिंग स्टॉक हम किस में लिखते हैं बेटा? चेंज इन इन्वेंट्रीज। जब हम P&L में चेंज इन इन्वेंट्रीज लिखते हैं तो वहां पे हमारा एक फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हम ये चीज वहां पे लिखते हैं। ठीक है। परचेजेस एंड सेल्स। अब देखो परचेजेस जो जाती है बेटा वो जाती है हमारी परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, P&L अकाउंट में। और जो हमारी सेल्स होती है वो बेसिकली हमारा क्या होता है बेटा? RFO होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मतलब है बेटा? जब भी अपने आपने कभी भी अपने मेन बिजनेस से, ठीक है, मतलब आपका जो काम है, आपका मान लो एक डब्बे बनाने का काम है, और अगर आपने डब्बे बेचे और वहां से आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है, आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी से रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो वो क्या हो जाता है? सेल्स। अब यहाँ पे देखो आपको रिटर्न्स दे रखे हैं। अब ये एक परचेज रिटर्न है और एक सेल्स रिटर्न है। तो आप हमेशा याद रखना बेटा, जो डेबिट बैलेंस होता है आपका वो आपका होता है सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो आपका होता है बेटा परचेज रिटर्न। ठीक है। तो जब आप परचेज और सेल्स लिखोगे तो उसमें से ये दोनों रिटर्न क्या कर दोगे बेटा? माइनस कर दोगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो कहाँ लिखते हैं बेटा? ये हम लिखते हैं एम्प्लॉयज बेनिफिट एसेट में। ठीक है। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में लिखते हैं। ठीक है बेटा। तो अब देखो यही सारी चीजें ना आपको एग्जाम में क्या करना है बेटा? जितनी भी ये सारी चीजें आएंगी आपको पहले ही लिख लेना है कि ये किससे हेड में जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है बेटा, ये भी इसी में जाएगी। ठीक है। अब ये देखो यहाँ दे रखा है आपको कैरेज इनवर्ड। अब कैरेज इनवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड हमारा एक्सपेंस होता है जो रिलेटेड टू क्या होता है? परचेजेस। तो ये P&L में परचेजेस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है 18% बैंक लोन, और वो भी दे रखा है बेटा सिक्योर्ड। तो ये जो हमारा बैंक लोन है बेटा सिक्योर्ड है, ये कहाँ चला जाता है? हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, बैलेंस शीट में। ये कहाँ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, बैलेंस शीट में। ठीक है। तो ये सारी चीजें आज मैं आपको इसीलिए लिखवा रही हूँ। नेक्स्ट बेटा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये कहाँ चला जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर वो नहीं है बेटा, कहीं और नहीं जाएगा तो अदर करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। नेक्स्ट है हमारी इम्प्लॉय ऑफिस सैलरी, वो भी किस में चली जाएगी? इम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में। फिर है बेटा ऑडिटर्स फीस, ये कहाँ चली जाएगी बेटा? हमारी अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है। क्योंकि ऑडिटर जो होता है बेटा कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है, इसलिए ये EBE में नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन हो चाहे डायरेक्टर्स फीस हो, ये दोनों हमारे किस में जाते हैं बेटा? अदर एक्सपेंसेस में जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसके एडजस्टमेंट है, इसको बाद में देखेंगे बेटा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज आपकी फिक्स्ड एसेट होती है बेटा। प्लांट एंड मशीनरी आपकी फिक्स्ड एसेट है। फर्नीचर जो है वो क्या है? आपका फिक्स्ड एसेट है। अब देखो, अब ये आ जाते हैं बेटा, यहाँ पर हमारी बात आ जाती है लूज टूल्स की। ये जो लूज टूल्स होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं बेटा? इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं। ठीक है। फिर आते हैं हमारे डेटर्स। तो आपको पता है जो डेटर्स है वो ट्रेड रिसीवेबल की कैटेगरी में आते हैं, और क्रेडिटर्स जो है वो
ट्रेड पेबल्स की कैटेगरी में आते हैं। कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा बेटा, ठीक है, बैलेंस शीट में। और कैश एट बैंक भी जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ बेटा, क्योंकि अब आपको क्या करना है, देखो एग्जाम में जब आपको ये सारी चीजें पता चल गई कि कहाँ क्या आएगी, आप बैलेंस शीट बनाना, आप पीएनएल अकाउंट बनाना, और जहां जहां वो चीजें आएंगी वहां वहां बस आपको क्या कर देनी है बेटा, प्लेस कर देनी है। और बस जो भी ट्रीटमेंट होगा ना वो आपको एडजस्टमेंट का देखना है, सेम एज जैसे आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंट्स किया था। नेक्स्ट है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। ये किस में होता है बेटा, ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर आपको सरप्लस दे रखा है बेटा 1 अप्रैल का, तो ये होता है आपका ओपनिंग प्रॉफिट, कह लो आप इसको क्या कह सकते हैं बेटा, ओपनिंग प्रॉफिट। फिर ये आपका शेयर कैपिटल होता है बेटा, ये तो शेयर होल्डर फंड्स में आता है शेयर कैपिटल में। और फिर ये आपको टोटल चीजें दे रखी हैं, ठीक है। आई बात समझ, तो ये सारी चीजें पता चल गई बेटा, क्यों कैसे कौन से हेड में क्या आया है, ठीक है। तो अब बस हमें क्या पढ़नी है, अपनी एडजस्टमेंट्स पढ़नी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, वही हमें बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है बेटा, और हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या बोला है, ऑन 31 मार्च 2013 आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी। ये हम टिक लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले। एक तो है बेटा हमारे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, तो इस पे डबल टिक लगा लो आप, ये हुआ है। एक हमारा सैलरीज पे भी है, ठीक है, ऑफिस सैलरी पे। तो ये दो क्या है बेटा हमारे। अब देखो इधर भी चेक करो, इधर भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है बेटा, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, ये क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग है। तो देखो वेजेस में हम आउटस्टैंडिंग क्या करते थे बेटा, ऐड कर देते थे, ठीक है। और ये जो आउटस्टैंडिंग होता है वो एक्चुअली में किसका पार्ट होता है बेटा, ये होती है हमारी अदर करंट लाइबिलिटीज। क्या होती है, अदर करंट लाइबिलिटी, सेम एज सैलरी। तो आप ऐसे लिखोगे सैलरीज, ठीक है, ये पीएनएल का पार्ट है, ये पीएनएल में आता है क्योंकि ये एक्सपेंस है। और आउटस्टैंडिंग, और जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट होता है बेटा वो कहाँ जाएगा, आपका अदर करंट लाइबिलिटीज में। अब देखो ये अदर करंट लाइबिलिटीज में भी जाएगा और पीएनएल में, दोनों में ऐड भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी जितनी भी एडजस्टमेंट होती है बेटा उनके कितने वो होते हैं अफेक्ट्स, दो अफेक्ट होते हैं हमेशा, ठीक है, और या दो से ज्यादा हो सकते हैं। ऑन द सेम डेट स्टॉक वाज वैल्यूड एट इतना, तो ये जो स्टॉक दे रखा है वो बेसिकली आप क्या दे रखा है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। और क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ लिखते हैं बेटा, पीएनएल में इन्वेंट्रीज में लिखते हैं। फिर हमें लूज टूल्स दे रखे हैं बेटा विच इज 10,000, वहां पे भी दे रखे हैं और यहाँ पे और दे दिए, ठीक है, ये करते हैं। फिर बोला है प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 6 मंथ्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा कि आपको इंटरेस्ट देना है। अब ये जो इंटरेस्ट है वो क्या किसका पार्ट होता है, अदर करंट लाइबिलिटीज का पार्ट होता है, बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। और एक और जगह का आएगा पीएनएल में। नेक्स्ट बोला है बेटा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरीज टू बी प्रोवाइडेड एट 15% वाइल ऑन ऑफिस फर्नीचर इज रुपीज इतना। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी पे भी आपका वो है बेटा, ठीक है, और ऑफिस फर्नीचर पे भी है। यहाँ लूज टूल्स पे भी आप टिक लगा लो बेटा। और किस पे पढ़ा हमने, फर्नीचर, ये तो हो ही गया। अच्छा बैंक लोन पे भी है, ठीक है। तो बैंक लोन, वेयर इज द बैंक लोन, हेयर इज द बैंक लोन, ठीक है। तो इस पे भी हम टिक लगा लेते, कोई बात नहीं, सब पे लग रहा है सब पे लगा लो, बट इससे आपको याद रहेंगी चीजें। फिर बोला है राइट ऑफ 1/3 बैलेंस ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो क्या इसका क्या मतलब है, देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है कितने बेटा, 6,000 के। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 6,000 के, जिसमें से 1/3 हमने राइट ऑफ कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। तो कितना खत्म कर दिया होगा, 2,000 हमने क्या कर दिया होगा बेटा, खत्म कर दिया होगा। बचा कितना हमारे पास, 4,000 बचा, ठीक है। तो ये हम करेंगे। फिर बोला है प्रोविजन बनाना है हमें इनकम टैक्स का बेटा एट द रेट 50%। तो ये जो प्रोविजन हम बनाते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं बेटा, ये हम लिखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, है ना। एक तो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, दूसरा हम क्या करते हैं बेटा, इसका प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला है डायरेक्टर्स रिकमेंडेड आ मीडियन फर्स्ट डिविडेंड एट द रेट 15% फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, ट्रांसफर 5% नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। तो ये जो पूरा होगा बेटा वो किसका पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस का, जो हम नोट बनाएंगे उसके अंदर ये करेंगे। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अगेन 18% है बेटा, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। और ये एक और कहाँ जगह हम लिखेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी और क्यों जाएगी। अब बस आपको सारी चीजें पता है कि कब कहाँ कौन सी चीजें लिखनी है। अब बस हम क्या करेंगे, जल्दी से सारी चीजों को बैलेंस शीट में पुट करेंगे, पीएनएल में पुट करेंगे और नोट्स टू अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, ठीक है बेटा। आ गई बात समझ। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक जरूर किया करो। मैंने एचआरएम की ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है बेटा, वो भी जाके देखो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं बेटा हम अपने
क्वेश्चन की तरफ। तो अगेन बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया हुआ है बेटा, आप लोगों को याद हो गया होगा ऑलमोस्ट सब लोगों को। ठीक है, तो देखो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का हमेशा हमारा कौन सा होता है, नोट नंबर 1 होता है। तो हम चलते हैं अपने नोट नंबर 1 की तरफ। ठीक है, ये रहे हमारे नोट्स टू अकाउंट्स बेटा। यहाँ पे हम फर्स्ट हेडिंग डालते हैं विच इज शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट हेडिंग होती है वो क्या होती है बेटा, शेयर कैपिटल की। ठीक है, बात समझ आइए। अब शेयर कैपिटल में हमारा क्या है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको एग्जाम में बेटा पूरा पूरा लिखना है, अगर आप ऐसे छोटा आधा आधा शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑथराइज कैपिटल लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो कोई इतना इशू है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो इशूड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो देखो आपको अगेन मैंने बोलूंगी यही बेटा कि जो भी क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, या तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर आप इसको लिख लो कहीं पर। तो मैं दोबारा जा रही हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये रहा आपका बेटा क्वेश्चन और ये रही आपकी एडजस्टमेंट। ठीक है, या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हो। नोट करोगे बेटा तो एग्जाम टाइम में आपको फायदा मिलेगा। आप अगर ये 3 क्वेश्चन भी अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट होगा बेटा, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो हम ये करते हैं बेटा। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, कितने शेयर्स हमने इशू करे हैं बेटा, 40,000 इक्विटी शेयर्स। 40,000 इक्विटी शेयर, और हर शेयर कितने रुपए का था बेटा, रुपए का था, 10 रुपए का। तो ₹10 ईच। तो जब हम आप इसको देखेंगे तो दिस इज 4 लाख, राइट। ये कितना आ गया हमारा, 4 लाख आ गया। तो यही 4 लाख बस हम कहाँ लिख देते हैं बेटा, ऊपर लिख देते हैं, या नोट नंबर 1 में लिख दो 4 लाख। आई बात समझ। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे करवा रही हूँ बेटा ताकि सारे बच्चों को समझ आए ये अच्छे से। ठीक है, अब नोट नंबर 2 होता है बेटा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का। तो नोट नंबर 2 यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, डन। अब रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल रिजर्व। अब क्वेश्चन में चेक करो आपको जनरल रिजर्व कितना दिया है। क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व दिया है बेटा, नहीं दिया आपको, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं दिया, ट्रायल बैलेंस में देखो कहीं नहीं दिया। बट आपको बेटा यहाँ पर बोला है फिफ्थ सिक्स एडजस्टमेंट में आफ्टर अ ट्रांसफर ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। तो ये जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ है ये अभी हम नहीं बता सकते, इसीलिए हम क्या कर देते हैं बेटा, अभी इसको स्किप कर देते हैं। आपको पता है ये रिजर्व एंड सरप्लस हम हमेशा होल्ड पे रखते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं बेटा सरप्लस। ठीक है, तो सरप्लस में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, जो पिछले साल का हमें दिया होता है, पिछले साल का आप देखो चेक करो अपने क्वेश्चन में, पिछले साल का जो हमें प्रॉफिट दिया होगा बेटा वो दिया है हमें 38,640। ठीक है, वो कितना दिया है हमें, 38,640। अब देखो इस साल करंट ईयर का तो प्रॉफिट हमें पता नहीं है बेटा, अगर पता होता तो हम इसमें ऐड कर देते। तो इसी के लिए हमें पहले क्या बनाना पड़ता है, पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद ही क्या होता है बेटा, ये वाला हमारा सरप्लस का अमाउंट निकलता है। तो इसीलिए हम हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस को बेटा छोड़ देते हैं और हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट नोट बनेगा वो बनेगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं नोट नंबर 3 और अपने नोट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सब थर्ड वाला जो होगा वो होगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। आप लोग सबके सब मेरे साथ साथ बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, अदरवाइज आपको ये चीजें कभी समझ नहीं आएंगी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ऑलरेडी बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो वरना एग्जाम टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हमारा क्या आएगा, मैंने आपको देखो चेक करो यहाँ पे देखो 18% बैंक लोन सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो अब मैं बार बार ये स्क्रॉल करूंगी ना बेटा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ताकि मैं जल्दी जल्दी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा सकूं। 18% सिक्योर्ड बैंक लोन। ठीक है बेटा, विच इज हमारा कितने था, 50,000 का। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे बस 50,000। ठीक है, आ गई बात समझ। और वहां पे जाके हम बैलेंस शीट में 50,000 लिख देंगे इधर, ये रहा हमारा 50,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट हमारा नोट है विच इज ट्रेड पेबल्स। तो यहाँ पर हम डाल देंगे अपना
फोर्थ, ठीक है, नोट नंबर 4 डाल देंगे। अब चलते हैं बेटा, ट्रेड पेबल्स में मैंने आपको बताया था क्या आते हैं बेटा, क्रेडिटर्स आते हैं। तो फोर्थ हमने यहाँ पे लिखा अपना ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स देखो, अगर ट्रेड पेबल्स में एक सिंगल क्रेडिटर्स ही है तो आपको जरूरत भी नहीं है बेटा नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाने की, ठीक है। अगर बिल्स पेबल है, अगर साथ में कोई भी कभी भी दो चीजें तो आप दिखा दो, अदरवाइज मत दिखाओ, आपको कोई जरूरत नहीं है। तो आपके क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 62 टू 20, तो आप जाके क्या करोगे बेटा, वहां पे लिख दोगे। ये रही आपकी बैलेंस शीट। यहाँ पे कितना अमाउंट आया था हमारा, 62 टू 20, राइट। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। डन, आ गई बात समझ। अब चलते हैं बेटा अदर करंट लाइबिलिटीज पे। देखो फिर अब आप अपना क्वेश्चन देखोगे बेटा, तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें लिखवाई हैं जो अदर करंट लाइबिलिटीज में हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अदर करंट लाइबिलिटीज का एक बड़ा सा नोट बनेगा, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, नोट बना लेते हैं इनका, ठीक है। हमारा ये नोट नंबर क्या होगा बेटा, फिफ्थ होगा, जिसका नाम होगा हमारा अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। डन। अब देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने एडजस्टमेंट में आपको पढ़ाया है कि आपकी क्या क्या है अदर करंट लाइबिलिटीज। एक तो आपको आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दे रखे हैं, तो आप लिख लो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। अब इसको क्या कर सकते हो आप लोग, इसको आप लोग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी लिख सकते हो, और ये आउटस्टैंडिंग को आपको पूरा लिखना है, ओएस नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप जब अपनी फर्स्ट एडजस्टमेंट में देखोगे तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट है 1890, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट होगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरीज, राइट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को लिख लिख के सॉल्व कर रहे होगे तो आपको समझ आएगा बेटा। अगर आप ऐसे ही देख रहे हो कि हाँ चलो बस वीडियो देखने के लिए देख लेते हैं, तो आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कभी भी समझ नहीं आएगी। कॉपी पेन लेकर बैठा करो और मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहा करो, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई बेटा जो हमारी अदर करंट लाइबिलिटीज में आएंगी। एक और चीज मैंने आपको लिखवाई थी बेटा अदर करंट लाइबिलिटीज में, अगर आपको याद हो तो, विच इज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन होगा कितना, ठीक है। चलो देखो, हम्म, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 6 मंथ, मतलब आपने क्या करा है, 6 महीने का बस इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपको मिला है बेटा। बाकी जो 6 महीने का है वो आपने दिया नहीं है, आपने दिया नहीं है, क्योंकि आपके लिए क्या है, ये लाइबिलिटी है। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं हमारा बैंक लोन का इंटरेस्ट है कितना। बैंक लोन है हमारा 50,000 का, और उस पर हमें निकालना है 18% का इंटरेस्ट, राइट। तो देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं यहीं पर ही। हमारा बैंक लोन जो है वो कितने का है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, बैंक लोन कितने का है, 15,000 का है, 50,000 का है, ठीक है। 50,000 का बैंक लोन है, और कितना परसेंट है, 18% है। तो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल करो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9,000 आएगा। देखो, अब पूरे साल का जो इंटरेस्ट हमें देना था वो कितना देना था, बैंक लोन पे 9,000 देना था। बट इसमें से हमने बस 6 महीने का ही दिया है, मतलब 4,500 तो हमने दे दिया होगा, पर अभी भी 4,500 क्या है बेटा, बाकी है जो हमें देना है। तो कोई भी चीज बेटा जो हमारे ऊपर चढ़ी होती है उसका पैसा हमें देना होता है, और हमने दिया नहीं होता है, तो वो हमारे लिए हमेशा क्या होता है, आउटस्टैंडिंग होता है, ड्यू होता है, और वो हमारे लिए क्या होता है, अदर करंट लाइबिलिटी होता है। तो यहाँ पे अपना बैंक लोन भी आ गया बेटा, विच इज, इसको ऐसे ना हटा देते हैं, इस लाइन को यहाँ पे हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 4,500। 4,500 कैसे आया बेटा, वो मैंने अभी आपको बता दिया है वर्किंग करवा के भी, ठीक है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो दिस वुड बी बेटा 7,590, ठीक है। तो बस आप जाके अपनी बैलेंस शीट में लिख दो अदर करंट लाइबिलिटीज में 7,590, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी बेटा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट नोट है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का। तो यहाँ पे बेटा नोट नंबर डाल दो आप, कौन सा, 6th, ठीक है। आई होप बेटा ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। बट आप लोग ध्यान से समझिए, बिल्कुल मैं धीरे धीरे इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में भी मैंने आपको बताया था क्या क्या आएगा बेटा, इनकम टैक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी हम पीएनएल बनाएंगे तब निकालेंगे बेटा। एक आपका प्रोपोज्ड डिविडेंड आ जाएगा बेटा, ठीक है, प्रोपोज्ड डिविडेंड। और क्या आ जाएगा बेटा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स।
तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम कब निकालेंगे, ये सारी चीजें हम निकालेंगे पीएनएल बनाते समय। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग बस मैंने क्या करा, इन्हें लिख कर छोड़ दिया है। डन। तो ये वाला जो आइटम है बेटा वो हम क्या करेंगे, वो हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वही सेम टू सेम आपका टोटल आ जाएगा लाइबिलिटीज का कि आपकी कितनी लाइबिलिटीज हुई है। ठीक है, फिर हम मूव कर जाते हैं बेटा अपने फिक्स्ड एसेट्स की तरफ। ठीक है, एसेट्स में हमें क्या दे रखा है, फिक्स्ड एसेट दे रखा है, और उसमें भी हमें क्या दे रखे हैं बेटा, टेंजिबल एसेट्स दे रखे हैं। तो टेंजिबल एसेट्स पे आपका डेप्रिसिएशन भी है, तो जिन जिन टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन है वो आप डेप्रिसिएशन लगा लो। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट लिखो फ्री होल्ड। अभी मैं करवा रही हूँ ना तो इसलिए आपको टाइम लग रहा है, जब आप प्रो हो जाओगे ना इसमें बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो देखो बेटा, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस में कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं है, और इसका अमाउंट आपको दे रखा है 1,64,210। तो ये आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो आपको क्या निकाल लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है 1,28,400। ठीक है, और इस पे क्या बोला है बेटा, इस पे आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना है। तो आप क्या करोगे बेटा, और डेप्रिसिएशन चेक करो कितना लगाना है। डेप्रिसिएशन इज, हाँ, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% लगाना है, और फर्नीचर पे कितना लगाना है, 10% लगाना है। तो बस आप लगा दो बेटा 15% और 10%। प्लांट एंड मशीनरी पे लगाओ, आप इसका क्या निकालोगे बेटा, 15% निकालोगे। तो जब आप इसका 15% निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 19,260। ठीक है, 19,260, और फिर ये जो अमाउंट आएगा आपका वो आ जाएगा 109,140। ठीक है, कैलकुलेशन भी आप लोग साथ के साथ करते रहा करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ मैम जो लिख रही है वो तो ठीक ही लिख रही होंगी, ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्नीचर का अमाउंट हमें कितना दे रखा है, 5,000 दे रखा है, और इस पे 10% का हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन है। अब 10% का डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना हो गया, 500 हो गया। तो दिस वुड बी 4,500। ठीक है, और इसको भी यही लिख लो बेटा 164,210। तो जब हम इसका पूरे का टोटल करेंगे तो योर टोटल वुड भी बेटा 2,77,850। तो ये क्या आ गया हमारा, इंटेंजिबल एसेट्स का अमाउंट आ गया। तो सॉरी, टेंजिबल एसेट्स का अमाउंट आ गया। तो आप यहाँ पे लिखो बेटा नोट नंबर 7, राइट। हाँ, नोट नंबर 7 लिखो, और अपने टेंजिबल एसेट्स का अमाउंट लिख दो, विच इज 2,77,850। हाँ है ना, बात समझ आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारी, इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज में क्योंकि लूज टूल्स दे रखे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट बनाते हैं हम, नोट नंबर 8। नोट नंबर 8 में सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्वेंट्रीज में हमें कितना दे रखा है। सबसे पहले हेडिंग डालो इन्वेंट्रीज। ठीक है, इसमें हम देखते हैं हमारे को स्टॉक कितना गिवन है। तो आप क्वेश्चन में जाके देखो बेटा आपको स्टॉक कितना गिवन है। परचेजेस, परचेजेस कितनी गिवन है आपको चेक करो। स्टॉक आपको गिवन है बेटा, आप चेक करो एडजस्टमेंट में आपको फर्स्ट लाइन में लास्ट दे रखा है, ऑन द सेम डेट स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1,24,850। तो स्टॉक हम ये लिखेंगे बेटा 1,24,840। नेक्स्ट क्या कर देंगे बेटा, इसमें ऐड कर देंगे हम लूज टूल्स। ठीक है, या तो आप अलग से लिख देना, मतलब अल्टीमेटली तो ऐड ही होगा। लूज टूल्स देखो आपको उसके साथ ही दे रखे हैं 10,000 रुपए के। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा इन्वेंट्री का अमाउंट। तो इन दोनों को ऐड करो तो आपका इन्वेंट्री का अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,34,840। एम आई राइट। ठीक है, चलो तो बस यहाँ पे इन्वेंट्री में बेटा वो अमाउंट आप लिख दो। ये रहा इन्वेंट्री। हमारा नोट नंबर क्या था ये, आई गेस दिस इज नोट नंबर 8, राइट। ये तो ये वो नोट नंबर 8 डाला हमने, इसका अमाउंट हमने लिखा 1,34,840। डन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में से तो देखो हमारे ऑलरेडी डेटर्स ही बस दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो डेटर्स। ठीक है, 1,05,400। ठीक है, इसका नोट बनाने की जरूरत नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्योंकि दो चीजें गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोट बनाने जरूरत है, मैंडेटरी आपको बनाना पड़ेगा। तो यही बना लो बेटा छोटा सा नोट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का।
ठीक है। तो इसमें दो चीजें आएंगी बेटा आपके, एक तो आएगा कैश इन हैंड और एक आ जाएगा कैश एट बैंक। ठीक है। तो कैश इन हैंड का अमाउंट दे रखा है आपका 19,530। ठीक है। और कैश एट बैंक का अमाउंट दे रखा है 96,860। तो जब मैं इन सबका टोटल करूंगी तो कितना आंसर आएगा आपका? आंसर आ जाएगा इसका 1,16,390। ठीक है। तो बस आप ये जाके बैलेंस शीट में अपना लिख दो। ठीक है। तो ये रही हमारी बैलेंस शीट। नोट नंबर 9 हमने डाला और इसका अमाउंट लिखा 1,16,390। ठीक है। बात समझ आ गई। अब हम करते हैं 10th हमारा नोट विच इज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है। तो चलो, इसमें बस बेटा यही है, ये आपको नोट्स बनाने ही पड़ते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल सेम टू सेम आपका क्वेश्चंस है, या बिल्कुल आपका सेम टू सेम चैप्टर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जैसे आपने फर्म के अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे थे, बिल्कुल सेम। इसमें कुछ और अलग है ही नहीं। ठीक है। बट क्योंकि ये सारी चीजें हैं तो आपको करना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बच्चे कर लेंगे, मेरे अच्छे बच्चे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं बेटा? शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं बेटा? ये वो लोन्स एंड एडवांसेस जो होते हैं जो कंपनी क्या करती है, सामने वाले इंसान को देती है, किसी थर्ड पर्सन को देती है। ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे लिए क्या होते हैं बेटा? एसेट्स होते हैं। तो अगर आपने कोई भी, ठीक है, कोई भी टैक्स जो एडवांस में भर दिया, मतलब आपको भरना था 50,000 बट आपने 60,000 भर दिया, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा? वो आपके लिए हो जाएगा एडवांस टैक्स, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। एडवांस टैक्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है 84,290। तो बस आप यहाँ पे लिख लो 84,290। अब देखो सारी चीजें तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही होती है, आपको बस क्या करना होता है, आपको बस एडजस्टमेंट्स से देख के चीजें लिखनी होती है। एडजस्टमेंट वाली ही होती है बेटा जो आपको लगती है, अदरवाइज ये सारी चीजें तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही होती है। तो यहाँ पर हो गया 84,290। ठीक है। अब 11th बेटा लास्ट हम बना लेते हैं, अदर करंट एसेट का नोट, फिर हमारी बैलेंस शीट हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है। तो हम 11th बना लेते हैं बेटा, अदर करंट एसेट। तो देखो जो कहीं भी नहीं आता वो कहाँ आ जाता है? वो अदर करंट एसेट्स में आ जाता है। ठीक है। जैसे कि हमारे क्या होगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बेटा आप लोग ये वाला भी क्वेश्चंस कर लोगे ना, जितने मैंने तीनों कराए, तो ये अगेन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे। ठीक है। तो इसलिए चैनल को, इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक जरूर किया करो। इतने सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं बट लाइक बहुत कम ही करते हो आप लोग। ठीक है। तो देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने थे बेटा? 6,000 के थे, जिसमें से मैंने राइट ऑफ कितने कर दिए? देखो राइट ऑफ करने का मतलब होता है बेटा कि हमने वो चीज खत्म कर दी। अब कोई भी चीज आप खत्म करोगे तो वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। 1/3 हमने निकाला था ऊपर। ठीक है। तो अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना आ गया बेटा? आपका आ गया ये 4,000। ठीक है। ये कितना आ गया आपका? 4,000। तो यहाँ बस आप जाके ऊपर लिख दो अदर करंट एसेट्स में 4,000। और कोई अदर करंट एसेट आपको दे रखी है? नहीं दे रखी, क्योंकि मैंने जब आपको करवाया था तो मैंने नहीं लिखवाया था। ठीक है। तो दिस वुड बी योर 4,000। ठीक है। तो एसेट साइड हमने सारी चीजें कर ली है बेटा। तो एसेट साइड का जब आप टोटल लगाओगे बेटा, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा, इफ आई एम करेक्ट बेटा, तो आपका आंसर आना चाहिए 7,22,770। ठीक है। लाइबिलिटीज अभी हमारी पेंडिंग है बेटा, क्योंकि लाइबिलिटीज में अभी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का करना बाकी है। अब हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? सबसे पहले आपको दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है बेटा? जितनी आपने सेल्स की होती है, जितनी आपने सेल्स की होती है। अब देखो सेल्स हमने कितनी करी है? सेल्स हमने करी है बेटा, चेक करो सेकंड ट्रायल बैलेंस में आपके सेकंड उस पर दे रखा होगा, सेल्स आपने की है 11,69,900। ठीक है। तो यहाँ पे देखो नोट नंबर बनाना है तो बना लो, वैसे कोई इतना सा जरूरी है नहीं है इसका नोट बनाना। तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ 11,57,220। ठीक है। अब अदर इनकम आपको कुछ नहीं दे रखी तो आप जीरो कर दो, और टोटल रेवेन्यू आपका कितना हो गया बेटा? यही हो गया 11,57,220। बात खत्म। डन। आई बात समझ। अब हम एक्सपेंसेस का देखते हैं। एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमें दे रखा है परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। तो इसका हमारा नोट बनेगा, और इसका जो नोट बनेगा वो नोट नंबर कौन सा बनेगा हमारा? अभी हमने कितने तक बना लिए? 11 तक बना लिए। तो दिस इज योर नोट नंबर 12। ठीक है। तो चलो नोट बनाते हैं बेटा। ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं नोट नंबर हमारा 12। नोट नंबर 12 में लिखेंगे क्या? हेडिंग परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड।
ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम परचेजेस, कि हमारी परचेजेस कितनी है। तो आपको परचेजेस क्वेश्चन में गिवन है, परचेजेस 7,18,210। ठीक है। अब देखो एक परचेज रिटर्न भी था, मैंने तो कहा था आपको रिटर्न माइनस करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग सेल्स में भी था क्या कोई रिटर्न, चेक करके बताओ जरा, सेल्स में भी था क्या कोई रिटर्न? सेल्स रिटर्न भी हैगा, तो ये सेल्स रिटर्न क्यों नहीं माइनस करा हमने, बताओ, बताएगा कोई मुझे, बताओ। सेल्स रिटर्न हमने माइनस किया है, ठीक है, किया है, चेक करती हूँ मैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, सेल्स रिटर्न हमने क्या कर दिया है यहाँ पे, डायरेक्टली माइनस कर दिया है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, नोट बनाना पड़ेगा। तो एक नोट इसका भी बना लेना, ठीक है, तो एक नोट इसका भी बना लेना। तो आप लोग बना लोगे, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये नोट आप बनाओगे, नोट नंबर 12, ठीक है। ये हो गया हमारा नोट नंबर 13। तो मैं ये डाल देती हूँ यहाँ पे, ये क्या है आपका होमवर्क, ये आपको होमवर्क में बनाना है, ठीक है। तो नोट नंबर 13 हम लिख देते हैं अपने परचेज वाले में बेटा, ठीक है, नोट नंबर 13 लिख देते हैं। तो रिटर्न हमारा जो है वो कितना है बेटा, हमारा परचेज का 9850, 9850। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 708,360, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि वहां पे आपको क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड गिवन है ना, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो परचेजेस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वो कितना है बेटा 4910। कैरेज इनवर्ड क्या होते हैं बेटा, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो परचेजेस के टाइम पर आपको करने होते हैं, ठीक है। तो वही हमारा होता है कैरेज इनवर्ड। और कैरेज आउटवर्ड वो खर्चे होते हैं जो आप सेल्स के टाइम पर करते हैं। तो आप ये दोनों बातें ध्यान में रखना। देन आगे बात समझ। तो बस परचेजेस का अमाउंट हम ऊपर लिख देंगे। तो हमारा परचेसेस का अमाउंट टोटल कितना है, 7,13,270, ठीक है। अब चेंज इन इन्वेंट्रीज का तो हमारा नोट हमेशा ही बनता है, क्योंकि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हम करते हैं, ठीक है। तो 14th नोट हम लिखते हैं चेंज इन इन्वेंट्रीज का, चेंज इन इन्वेंट्रीज। अभी बेटा मैं कर रही हूँ तो आपको लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन 15 मिनट से ज्यादा का है नहीं, ठीक है, उससे ही जल्दी ही हो जाएगा इम्पैक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक आपको कितना दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1,86,420, माइनस आप करोगे क्लोजिंग बेटा 1,24,840। अब ये सारी चीजें कहाँ दे रखी है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ऊपर जाके आप क्वेश्चन में देखो, आपको पता चल जाएगा। इतना काम तो देखो आप लोग को खुद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 61,580 आपका आ गया। तो यहाँ जाके आप लिख दो 61,580, राइट, यही आ रहा है। चलो नेक्स्ट हमारा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो इसका 15th नोट डालते हैं हम और बनाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हमारे बहुत सारे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं अपना 15th नोट, विच इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सबसे पहले आपको दे रखा था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और उसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा पहले से ही, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी। अब बस मैं उन सारी चीजों को क्या कर रही हूँ, पोस्ट कर रही हूँ, बस एक करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये था 1890 आउटस्टैंडिंग। तो जब आपने इसका टोटल किया तो योर टोटल वुड बी 1,11,630, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे सैलरीज, ठीक है, सैलरीज एक्सपेंसेस, ठीक है। तो वो आपको कितना दे रखा है बेटा, वो आपको दे रखा है 17,870, 17,870। अब अगेन आपकी सैलरी क्या थी, आउटस्टैंडिंग थी, तो वो आउटस्टैंडिंग आप क्या कर दोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो आपके जो आउटस्टैंडिंग थे वो कितने थे, 1,200 रुपए के थे। ये सारी चीजें आपको एडजस्टमेंट में दी होती है, और बैलेंस शीट में भी मैंने आपको समझाई थी। तो ये हो गया 19,070। अब एक और चीज आपकी रह गई है बेटा, विच इज डायरेक्टर्स फीस, ठीक है, डायरेक्टर्स फीस। तो ये भी आप कर लीजिए, कितना हो जाएगा 26,250। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो यार आंसर विल बी 156,950। अब देखो बेटा मैं अगेन आप लोगों से कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिखा होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपके सामने होगा, तभी ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि कैसे हो रही है। अदरवाइज आप ऐसे
सो रहे हो और आपने वीडियो बस चला रखी है तो आपको कुछ समझ आएगा नहीं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको प्रैक्टिकल की तरह ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या, कोई भी टीचर आपको नहीं करवा पाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर देख रहे हो, टाइम लगा रहे हो बेटा, तो अच्छे से देखो। एक बार समझ नहीं आती है, दूसरी बार देखो, ठीक है। पर मैं इतना कह रही हूँ कि अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन देख लिए तो फाइनल अकाउंट्स आपको और कहीं से या और कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलो ऊपर हम लिख देते हैं 156 950, 156 950, ठीक है। अब हम करते हैं 16th, हमारा जो वर्किंग नोट है बेटा, विच इज ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे फाइनेंस कॉस्ट का। अब देखो हमारे पास तो यहाँ जगह कम है, अभी तो हमारे वर्किंग नोट्स और बनेंगे, कोई बात नहीं, हम बना लें फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। अब देखो फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा बेटा, आपने जो देखो फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, आपने जैसे बैंक लोन लिया है, बैंक लोन पे आपको क्या देना है बेटा, इंटरेस्ट पे करना है, तो वो आपके लिए फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है। कितना था बेटा, देखो आपको जो बैलेंस दे रखा है वो 4500 का दे रखा है ऐड, आपका जो आउटस्टैंडिंग था, मतलब जो आपने पे नहीं किया, वो कितना था 4500। तो टोटल आपका जो इंटरेस्ट था वो कितना था, 9000 का था। ये ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था बेटा, 50,000 का हमने 18% निकाला था, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 9000। अब करते हैं बेटा डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस विच इज ऑफ 17th नोट। अब हमारे नोट में जगह नहीं है तो मैं आपको अलग से बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। तो देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में हमारे दो लगे थे बेटा, ऑन प्लांट एंड मशीनरी पर। प्लांट एंड मशीनरी पर हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया था, 19,260। और हमने किस पे लगाया था, ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे हमने कितना लगाया था बेटा, 500, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो ये क्या आ गया बेटा, 19,760, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्किंग नोट 17 हो गया। अब जाके आप बस यहाँ पे लिख दो, कितना हो गया बेटा, 19,760, ठीक है। अब हमारा अदर एक्सपेंसेस का क्या हो जाएगा, नोट नंबर 18 हो जाएगा, तो उसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे 18th लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखो अदर एक्सपेंसेस में एक तो पेमेंट थी ऑडिटर को जो हमने करी थी, ठीक है, पेमेंट टू ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर हमारा एम्प्लॉय नहीं होता इसलिए उसको ईबीई में नहीं लिखते। तो एम्प्लॉय का हमारा पेमेंट था बेटा 8600 का। फिर थे बेटा हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दोनों अलग अलग है बेटा, ठीक है, 19,240। फिर था हमारा बेटा कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स, है ना, वो दे रखा था ना हमें 2500, वो 10,000 तो हमने वहां लिख दिया था, बट ये यहाँ लिखेंगे कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स विच इज ऑफ 2500, ठीक है। फिर आ जाएगा बेटा हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो हमने क्या कर दिए थे बेटा, जो हमने राइट ऑफ कर दिए थे। तो ये हो गए हमारे 2000। तो जब आप इन सबका टोटल कर दोगे तो दिस वुड बी 32,340, ठीक है। बात समझ आ गई, तो बस जाके आप लिख दो 32,340, ठीक है। तो बस अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको एक्सपेंसेस का टोटल कर लेना है और माइनस कर देना है। तो एक्सपेंसेस का जब आप टोटल करोगे तो योर आंसर वुड बी बेटा 9,92,900, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 1,64,320, ठीक है। अब देखो आपको देखना है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो अब जब आप इसका 50% निकालोगे बेटा तो वो कितना आएगा, 82160, है ना। आपको 50% निकालना है टैक्स, तो कितना आएगा 82160। तो यहाँ पे आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 82160 ही आएगा क्योंकि 50% था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अर्निंग पर शेयर निकालना होता है, वो कैसे निकालते हो बेटा, 82160 अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे, चेक कर वो जल्दी से, 40,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, अपॉन में 40,000। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे योर आंसर वुड बी 2.05। तो यह आ गया आपका अर्निंग पर शेयर 2.05, ठीक है। अब ये जो आपने यहाँ पर निकाला है प्रोविजन फॉर टैक्स 82160, वो आप निकाल दो, मतलब जाके लिख दो।
तो हम लिख देते हैं, हमने यहाँ पे छोड़ा था ना बेटा, पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा, प्रोविजन फॉर उसका हमारा कितना निकला है, हमारा प्रॉफिट आया है 82160। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते रहते हैं 82160। ठीक है, सबसे पहले तो ये टोटल जब हम करेंगे तो दिस टोटल विल बी 120800। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हम माइनस करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। वो हमें कितना दे रखा है, वो हो जाएगा बेटा हमारा कितना, 82160 का 5%, क्योंकि आपको इतना ही जर्नलिज्म में ट्रांसफर करा है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा, 4108। तो एक तो आप ये माइनस कर दोगे, और आप क्या माइनस करना होता है बेटा इसमें से, प्रपोज डिविडेंड, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था जो डिविडेंड होता है वो हम किस में से देते हैं, अपने सरप्लस में से देते हैं, विच इज ऑफ 60,000। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। अब ये 16,000 कैसे आया बेटा, 15% ऑफ शेयर कैपिटल, जो भी आपकी शेयर कैपिटल थी उसके 15% हमने निकाल लिया। माइनस करेंगे बेटा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जो कि आपका कितना है बेटा, 10,800। कितना है आपका, 10,800। तो जब आप ये कैलकुलेट कर लोगे बेटा तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 45892। और देखो बेटा आपने कितना ट्रांसफर किया जर्नलिज्म में, 4108, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जर्नलिज्म में, 4108। तो जब आप इन दोनों का टोटल कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50,000 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात बेटा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स किसका निकलता है, टोटल डिविडेंड का निकलेगा, मतलब ये मैंने निकाला है 60,000 का 18%। ठीक है, बात समझ आ गई है सबको। चलो, अब यही सारी चीजें हम किस में पहले तो ये ऊपर जाके लिख देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है, ताकि हमारा काम खत्म हो इसका लिखने का। तो ये हो गया हमारा 50,000। अभी हमारा कौन सा नोट बचा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का बचा है, तो वहां पे हम सारे अपने प्रोविजंस लिख लेते हैं जितने भी हमने प्रोविजंस बनाए हैं। ठीक है, तो हमने हमारा कहाँ नोट है प्रोविजंस का, प्रोविजंस का हमारा नोट कहाँ चला गया, या हमने लिख दिया था, अच्छा हमने लिख दिया है यहाँ पे, बट अभी हमने जनरल मतलब वो इसके अमाउंट्स नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, हमारा इनकम टैक्स कितना था, हमारा इनकम टैक्स है 82160 का। हमारा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आया है, जो प्रपोज डिविडेंड जो आया है वो आया है 60,000, और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो आया है वो आया है हमारा 10,800 का। ठीक है, तो इसका अगर आप टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,52,960। अब बस यही जाके आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, आई बात समझ, 1,52,960। तो ट्राई करना बेटा, जो भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन का जो नोट है वो आप लास्ट में ही बनाओ, क्योंकि आपको लास्ट में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी फिगर्स होती है जो आपको ऑलरेडी वहां पे क्या करनी होती है बेटा, डालनी होती है। तो जब आप इनका टोटल चेक करोगे बेटा तो इसका जो लाइबिलिटी साइड का आपका टोटल आएगा वो आपका आ जाएगा 7,22,770। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर हुई होगी बेटा, मैंने पूरा क्वेश्चन करवा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और मैं तो कहती हूँ आप मेरे साथ नोट करते रहा करो, अब मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहा करो, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं करवा दूंगी। ये एक 12th नोट है बेटा, होमवर्क है। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा हमारा फाइनल अकाउंट्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप तीनों ये वीडियो जरूर अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसमें से कहीं से पेपर आ जाएगा बेटा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, दो नोट हमने यहाँ पे बना रखे हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।